Assalamualaikum. Welcome to Alchemist. This video is about atomic structure. इस वीडियो में हम जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक्स हैं उन सबको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। और जो इसमें टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मैटर की डेफिनेशन देखेंगे सिंपल, और मैटर कैसे एटम पे कंसिस्ट करता है और एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कैसे कंसिस्ट करते हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कंसिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ जैसे हमें EM वैल्यू का पता चला, तो EM वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके डिफरेंट MCQs भी हम देखेंगे। दैन एटॉमिक मॉडल्स डिस्कस करेंगे, कैसे थॉम्सन मॉडल आ गया, दैन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, फिर दैन उसके डिफेक्ट्स क्या थे, उसके फेलियर्स क्या थे। दैन बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे, और उसके बोहर एटॉमिक मॉडल आपको पता ही है बहुत ज़्यादा उसके फार्मूलाज हैं, उन सारे फार्मूलाज को बाकायदा ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और उनके सारे MCQs को सॉल्व करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर का पार्ट 1 है, दैन पार्ट 2 आएगा, और उसके बाद हम देखेंगे अगर इसमें कुछ MCQs ऐसे रह जाते हैं जो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस नहीं हुए, तो उन MCQs के लिए अलग से एक वीडियो बना के उन MCQs को और उन टॉपिक्स को अलग से डिस्कस कर लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि कोई भी चीज़ जिसका वज़न हो और जो जगह ले रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। यानी कि जितनी भी की तो हमारी चीज़ें हैं, जैसे ये पेंसिल हम नज़र आ रही है, इसका क्या होता है? मास भी है, यानी कि इसका वज़न भी है और ये जगह भी ले रहा है, ठीक है। तो हमारे इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है? मैटर हैं, क्योंकि उन सब का मास है और वो जगह ले रही हैं, ठीक है। सन क्या है? एक मैटर, और इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो क्या है? एक एलिमेंट। और एक हाइड्रोजन के अंदर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ये गलती से ज़्यादा ड्रा कर दिए गए हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक मैटर के अंदर एलिमेंट होता है और एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? एटम होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो एटम है, एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर का। तब तक साइंटिस्ट ने यही डिस्कवर किया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे डेल्टन्स ने कहा कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, और एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर हम देखें कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कौन है तो वो एटम होगा, लेकिन अगर एटम के पार्टिकल्स पे जाएं तो डेल्टन्स के मुताबिक एटम आगे फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने और रिसर्च वगैरह की और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए कि क्या एटम फर्दर सब डिवाइडेड हो सकता है, क्या ये किसी और पार्टिकल पे मुश्तमिल है। तो फिर हमें पता चला कि जी हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन, जो जे थॉम्सन ने जब एक्सपेरिमेंट करवाया तो उन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसको यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे जो है वो उन्होंने गैस फिल कर दी, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने गैस फिल कर दी, और फिर ये इस साइड पे ये इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड इस साइड पे लगाया, एक इलेक्ट्रोड इस साइड पे लगाया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। इस साइड पे इन्होंने क्या लगा दिया? ये जो है ये क्या है? वैक्यूम पंप है, ठीक है। अब बैटरी के साथ इनको इलेक्ट्रोड्स को क्यों कनेक्ट किया? ताकि यहाँ से हम वोल्टेज दे सकें, यहाँ से हम इसको करंट दे सकें। और वैक्यूम पंप क्यों लगाया गया? ताकि यहाँ ये जो गैस है, गैस का प्रेशर इनसाइड इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास ये गैस है, दोबारा से देख लें, ये डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल्ड हुई हुई है। इस साइड पे कैथोड ले लिया एक इलेक्ट्रोड, जो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, और इस साइड पे एनोड ले लिया जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस साइड पे क्या ले लिया? वैक्यूम ले लिया टू रिड्यूस इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, ताकि गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिसको फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं, जो कोटेड होती है जिंक सल्फाइड से, ये स्क्रीन यहाँ पे लगा दी गई, ताकि जब भी कोई रेस आए तो हमें तो आम आँख से तो नज़र नहीं आ सकती वो रेस,
तो जब रेस आए और इस साइड पे टकराएं तो हमें ग्लो नज़र आए, ठीक है। तो हुआ ये कि हमने जब वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ से बैटरी से वोल्टेज अप्लाई किया, तो कुछ रेज कैथोड से मूव की और यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस किया उन्होंने, ठीक है। ये कैथोड से वो किसकी तरफ मूव कर रही है, एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। और हमने देखा कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर वो रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब है वो रेज क्या है, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर, इसका मतलब है वो नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो कैथोड रेस थी, ये नज़र कब आई, जब हाई वोल्टेज दिया गया, 10,000 वॉट्स का वोल्टेज अप्लाई किया गया, और इसके अलावा जब वैक्यूम पंप के ज़रिए तो प्रेशर इतना रिड्यूस कर दिया गया, कितना, 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ Hg, इतना जिस तरह से वैक्यूम होता है, एक प्योर वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि गैस का प्रेशर बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई की, तब हमें कैथोड रेज जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करती हुई नज़र आई। जब वोल्टेज अप्लाई किया गया तो रेज जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हुई, ठीक है, नज़र आई, जिसने ये बताया कि वो क्या है, नेगेटिव। ये हमारी क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब की साइड पे आप देख रहे हैं, एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है और एक साइड पे क्या लगी हुई है, नेगेटिव प्लेट, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, नेगेटिव प्लेट लगी हुई है। तो अब क्या हुआ, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई की, तो वो रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हो के मुड़ गई, यानी कि मुड़ कर किसकी साइड पे चलेगी, पॉजिटिव की तरफ, जिससे हमें पता चला जा रहा है ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, रेज जो हैं वो क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, ओके। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा जो ये रेज थी ना, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती। ये बात हमें कैसे पता चली कि जब रेज आ रही थी ना इस साइड पे, तो इसके आगे एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब है जिससे लाइट पास नहीं हो रही, ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट इसके आगे रखा गया, तो इसने दूसरी साइड पे क्या बना दिया, शेडो क्रिएट कर दिया, साया बना दिया। इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, तभी तो इसने दूसरी साइड पर साया बनाया है, ठीक है। तो हमें ये पता चला इससे कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ये जो वेव होती हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। ये रेस जो थी इनके पास एनर्जी है। ये बात हमें कैसे पता चली, एनर्जी, ये बात हमें इस तरह से पता चली कि जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब में जब रेस आ रही थी, उनके रास्ते में हमने क्या रख दिया, एक व्हील रख दिया, यानी कि एक पहिया रख दिया, छोटा सा स्मॉल पैडल रख दिया। तो क्या हुआ कि उस व्हील को, उन रेज ने उस व्हील को मूव करा दिया, ठीक है। वो गोल गोल घूमने पड़ गया, जिसकी वजह से हमें पता चला कि जाहिर है उन रेस के पास कोई एनर्जी है। जब वो टकराई उस व्हील के साथ, तो वो उसमें एनर्जी जो है वो उसमें ट्रांसफ़र हो गई और वो मूवमेंट शो किया व्हील ने, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की, तब हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से कि वो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि उसने डिफ्लेक्शन शो किया, क्योंकि रेज ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया, यानी कि वो मुड़ गई, जिससे हमें पता चला कि वो क्या है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया था, ये तो पता ही, हमें ग्लो प्रोड्यूस किया था स्क्रीन पर, तो हमें उसकी एग्जिस्टेंस का पता चला कि वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तभी तो किस ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब वो किसी भी जो रेस के सामने मेटल रखा गया, तो उन्होंने उस मेटल से टकराने के बाद एक्स रेस प्रोड्यूस की, जिससे हमें पता चला ये एक्स रेस प्रोड्यूस करती हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, वो डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसमें गैस भी चेंज की, इलेक्ट्रोड भी चेंज किया, ठीक है। हम देख लेते हैं कहाँ पे हमारी डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हमने ये जो गैस थी ये भी चेंज की, ठीक है, डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोड्स भी लगाए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कैथोड रे फिर भी वहाँ पे जाके फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही थी और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे कोई चेंज नहीं आया। इससे हमें पता चला कि जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रोड पर या गैस पर डिपेंड नहीं करी। ये कोई ऐसी चीज़ है जो फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कि हर तरह के इलेक्ट्रोड में ये प्रेजेंट है, हर तरह के ये मैटर में
प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जे थॉमसन ने क्या किया, E/m वैल्यू जो थी, चार्ज टू मास रेशो जो थी, वो फाइंड आउट की, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, कैथोड की फाइंड आउट जब की, तो उन्होंने फाइंड आउट करके 1.75 × 10⁻11 निकाली इसकी रेशो, और उन्होंने कहा कि E/m वैल्यू जो है हमेशा, चाहे वो गैस कोई भी लें, इलेक्ट्रोड कोई भी लें, लेकिन E/m वैल्यू चार्ज टू मास रेशो जो है वो सेम आती है। इससे भी हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोड जो प्रॉपर्टीज़ है कैथोड की, वो इलेक्ट्रोड पे या गैस पे डिपेंड। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मिल्कन्स आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन्स ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, ठीक है, कि वो चार्ज क्या 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम है। जो जे थॉमसन था उसने E/m वैल्यू बता दी थी कि वो 1.75 × 10⁻11 है, और मिल्कन्स ने क्या किया, चार्ज बताया जो कि 1.602 × 10⁻19, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, E/m की जगह इज इक्वल किसके 1.75 × 10⁻11, और E की वैल्यू हमने देखी, E की वैल्यू थी 1.602 × 10⁻19, ये E है और ये M हो गया, E/m हो गया। E/m की वैल्यू क्या 1.7 × 10⁻11, तो E की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी जो मिल्कन्स ने निकाली थी 1.602 × 10⁻19। तो अब हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस साइड पे लेके जाके इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस साइड पे लेके चले गए और उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता, इस साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इन दोनों को डिवाइड किया, तो हमने वैल्यू याद रख लेनी है 9.1 × 10⁻31। अब तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई जो याद रखने वाली हैं। E/m की वैल्यू 1.75 × 10⁻11, दूसरी है 1.602 × 10⁻19 जो चार्ज की वैल्यू है, और तीसरी हमारे पास वैल्यू आई है 9.1 × 10⁻31 जो मैस की वैल्यू। ये सारे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों वैल्यूज हमने याद कर लेनी है, ठीक है। बाकी सारी तो समझने वाली बातें थी ना, ये याद करने वाली इसलिए बताया है। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन अब कैसे हुई, उन्होंने क्या किया, देखें, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी, किससे हुई थी, डिस्चार्ज ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट से हुई थी, कि डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, इलेक्ट्रोड लिया था, दोनों इलेक्ट्रोड लिए थे, बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, वैक्यूम पंप लिया था। तो सेम उन्होंने क्या किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कि हम कुछ नया डिस्कवर कर सकें, ठीक है। तो फिर उन्होंने कामयाबी तब हुई जब उन्होंने क्या किया, कैथोड जो है परफोरेटेड ले लिया, परफोरेटेड यानी कि सुराख वाला कैथोड ले लिया उन्होंने एक साइड पे, और एक साइड पे एनोड ले लिया, और उन्होंने वैक्यूम पंप ले लिया जैसे पहले लिया था, वैक्यूम पंप टू रिड्यूस और इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड से इसको क्या कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, जब इन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई किया, अच्छा, प्रेशर जो था ना इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब वो उन्होंने क्या कितना रखा, 10⁻⁻1, यानी कि पहले जब 10⁻³ था, बहुत कम प्रेशर था, इन जिस तरह वैक्यूम होता है बिल्कुल इस तरह से। लेकिन अब जो था प्रेशर जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, प्रीवियस के मुकाबले में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, तो प्रेशर इन्होंने 10⁻⁻1 रखा, पिछले में 10⁻- क्या था, 3 था, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, परफोरेटेड कैथोड जब लिया और 10⁻1 प्रेशर रखा, तो यानी कि पहले तो गैस के मालिक्यूल्स जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस थी वो मालिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे से दूर चले गए थे और बिल्कुल प्रेशर रिड्यूस हो गया था। तो जब रेस जा रही थी ना तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, गैस मालिक्यूल उनके सामने नहीं आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब रेज यहाँ से कैथोड रेज यहाँ से निकली तो गैस मालिक्यूल के साथ वो टकराई, क्योंकि अब प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, गैस मालिक्यूल्स का प्रेशर है अब। तो गैस मालिक्यूल के साथ जब वो टकराई तो गैस मालिक्यूल्स को उन्होंने आयनाइज कर दिया, गैस के साथ जब टकराई तो उनका इलेक्ट्रॉन फटक करके जाके बाहर निकल गया। जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उनमें प्रोटॉन की तादाद क्या हो गई, ज़्यादा होगी। हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है,
ठीक है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, सेम होती है। तो जब कैथोड रेज एटम के साथ टकराई और इलेक्ट्रॉन जाके बाहर निकल गया तो प्रोटॉन की तादाद क्या हो गई, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि वो आयन बन गए। अब वो क्या है, गैशियस आयन बन चुके हैं। ठीक है, आयंस बन जाते हैं और वो पॉजिटिव आयंस, वो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करते हैं और इस साइड पे होती है जो पिछली बार हमने लगाई थी ना स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, वो होती है जिसकी वजह से यहाँ पे जाके वो ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, अब ग्लो प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो नेगेटिव कैथोड रेज थी ये यहाँ पे जाएंगी, ये इस साइड पे जाएंगी, एनोड की तरफ मूव करेंगी, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, और जो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो निकले थे वो भी किसकी तरफ मूव करेंगे, इसी पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि जब कैथोड रेज जब मूव करती हैं और गैस के साथ स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं गैस के साथ, तो उनको आयनाइज कर देती हैं और पॉजिटिव पार्टिकल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो है कैथोड रेज आ रही हैं, इसके साथ एटम्स के साथ गैस के साथ टकरा रही हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन गैस फिल की थी डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, तो कैथोड रे जब टकराई हाइड्रोजन गैस का मतलब है H2, H नहीं मतलब, ठीक है, H एटम होता है, H2 क्या होता है, मॉलिक्यूल, और गैस क्या है, H2 है हमारे पास। ठीक है, अच्छा H2 जो है हमारे पास जो गैस है, जब ये कैथोड रेज के साथ टकराएंगी तो इन दोनों के पास क्या होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही प्रोटॉन है और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जब कैथोड रेज इनके साथ टकराती हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन जो एक था इस बेचारे के पास और इस बेचारे का जो एक इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। ठीक है, वो बाहर जब निकल गए तो इन बेचारों के पास सिर्फ क्या बच गया, प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज बच गया इनके पास। तो इन दोनों के 2H पॉजिटिव आ जाएगा। सही है, तो ये जो पॉजिटिव है ये किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कैथोड क्या नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और स्क्रीन के साथ जगह जाके टकराएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा से एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, जो पॉजिटिव थे, जो यहाँ से पॉजिटिव आयंस बने थे, ये जो गैशियस आयंस जो पॉजिटिव बने थे, ये कहाँ पे मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। कैथोड क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पे जाके टकराएंगे। ठीक है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। और ये जो कैथोड रेज थी, ये जो कैथोड रेज थी, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, ठीक है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे ना, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। ओके, जाने तो पॉजिटिव चार्ज है। एक तो बात हमें इससे भी पता चल गई थी पॉजिटिव चार्ज क्यों, हमने कहा क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूव कर रही थी और कैथोड क्या नेगेटिव है। उसके अलावा हमने पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें भी क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इन्होंने जो डिफ्लेक्शन शो किया वो किस साइड पे किया, नेगेटिव साइड पे, यानी कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। ठीक है, इस टाइम पता चला ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो किया, इससे हमें पता चला ये चार्ज पार्टिकल है। तो वो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से पता भी चल गया था, वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसके अलावा ओरिजिन इनका गैशियस आयन है। ये बात याद करने की है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी कैथोड रेज थी ना, जो हमारी कैथोड रेज थी वो गैस से नहीं निकल रही थी, वो कैथोड से आ रही थी। ठीक है, वो कैथोड, क्योंकि हमने देखा कि जब कैथोड रेज इन गैशियस आयन के साथ टकराई और ये पॉजिटिव गैशियस आयन बने पॉजिटिव आयन बने और फिर ये पॉजिटिव आयन इसकी तरफ मूव करके गए, तो जो गैस थी उसको चेंज किया, डिफरेंट गैसेस रखी। तो उन्होंने देखा कि जब डिफरेंट गैस रखी तो E/m वैल्यू जो थी वो तो डिफरेंट आ रही है। चार्ज टू मास रेशो जैसे कैथोड रेज के केस में E/m वैल्यू सेम आ रही थी। ठीक है, लेकिन इस केस में E/m वैल्यू जो है वो डिफरेंट आई। इससे पता चला कि चार्ज टू मास रेशो चेंज हो रही है गैस को चेंज करने से, यानी कि गैस पर E/m वैल्यू डिपेंड कर रही है, यानी कि जो ये इसका ओरिजिन है वो क्या है, गैशियस आयन है। एनोड रेज जो है वो इसका ओरिजिन गैशियस आयन है, ये गैस पे डिपेंड करती है। गैस के चेंज करने से E/m वैल्यू चेंज होती है, और गैस अगर सेम रखते हैं तो E/m वैल्यू वही रहती है। ठीक है,
ठीक है, डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट E/m वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है, हमने एक बात जो याद रखनी, फ्रॉम मैनी एक्सपेरिमेंट इट इज़ ऑब्जर्व, कि हमने क्या किया, जब हाइड्रोजन गैस ली, मतलब डिफरेंट गैसेस ली, हाइड्रोजन गैस को जब ट्राई किया तो E/m वैल्यू थी सबसे हाई आई। अब हाई क्यों आई? क्योंकि हाइड्रोजन जो थी वो लाइटेस्ट गैस है, सबसे लाइट गैस है, ठीक है, सबसे हल्की गैस है, तो उसका मैस जब सबसे कम है तो उसकी E/m वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। जाहिर है E/m वैल्यू, m के क्या है, मतलब m अगर ज़्यादा होगा, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होती है तो पूरी वैल्यू जो है, सॉरी, नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, समझ आएगी होगी। मैथ क्योंकि लाइट था, ठीक है, मैथ कम था, तो ये क्या होगी? ये बड़ी, ये वैल्यू क्या होगी? ये ज़्यादा होगी, ठीक है, हाई होगी। ओके, अच्छा, अगर हमारे पास आए क्वेश्चन कि कैथोड रेस के केस में इलेक्ट्रोड चेंज करने से, हमने ये बातें दिमाग में रखनी है कि कैथोड रेस के केस में गैस चेंज करने से, इलेक्ट्रोड चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एनोड रेस के केस में क्योंकि ओरिजिन गैशियस आयन था तो इस वजह से गैस चेंज करने से E/m वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा। E/m वैल्यू डिफरेंट थी डिफरेंट गैसेस के लिए, ठीक हो गया। कैथोड रेस जो थी वो गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, एनोड रेस गैस पे डिपेंड कर रही थी। कैथोड रेस का जो ओरिजिन है वो है हमारा इलेक्ट्रोड, या एनोड रेस का ओरिजिन जो है वो गैशियस आयंस हैं, ये हमने याद रखनी है बात, ठीक है, वो प्रोटोन नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटोन, हम नहीं कह सकते, ठीक है, एनोड रेज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटोन, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैशियस आयंस, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के केस में हमें बोले ना कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटोन्स, तो हम कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के केस में प्रोटोन ही बच जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, जब यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है, अब आयन नहीं, वो गैशियस आयन नहीं बचा, अब सिर्फ प्रोटॉन बच गए, 2 प्रोटॉन, ठीक है। तो एनोड रेज इन केस ऑफ हाइड्रोजन, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स हम कह सकते हैं। लेकिन वैसे अगर किसी वैसे बात की जाए एनोड रेज आर मेड अप ऑफ, तो हमने कहना है गैशियस आयन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाती है प्रोटॉन की बात। तो प्रोटॉन का जब चार्ज देखा गया तो आपने याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹, उसका माइनस में था, इसका क्या है प्लस 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹, बस उसका माइनस चार्ज माइनस की साइड पे लगाना है और इसका प्लस लगाना है। देन वहाँ पे जो मैथ था वो था 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31, और यहाँ पे आ जाता है 1.625 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। क्या वैल्यूज याद रख लेनी है, और ये बात ज़रूर याद रख लेनी है कि प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस से 1837 टाइम बड़ा होता है, ठीक है, 1837 टाइम्स ग्रेटर होता है, ठीक हो गया। उसके बाद जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो एटॉमिक मॉडल्स दिए गए कि एटम किस तरह का दिखता है, ठीक है, एटम के बारे में तो हमें पता था, लेकिन अब क्योंकि उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ गए तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एटम के अंदर जो है वो क्या सिस्टम चल रहा है। तो जे थॉमसन ने कहा एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि एक पूरा स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का। कैसे? जैसे एक वाटरमेलन होता है, ठीक है, जो तरबूजा होता है, उसका रेड पार्ट, पूरा रेड पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें, ऐसे दिमाग में रख लें कि जो वाटरमेलन है, ठीक है, उसका जितना भी रेड पार्ट है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, वो सारा क्या है प्रोटॉन है, और जो उसका सीड वाला पार्ट है, जो उसके बीज हैं, जो उसके सीड्स हैं, वो नेगेटिव यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। रेड पार्ट उसका क्या है प्रोटॉन है, और नेगेटिव सीड्स जो है वो उसके क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है जो एटम उसने कहा वो ये नहीं कहा उसने एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, उसने कहा एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उसका पूरा का पूरा वो बना हुआ ही पॉजिटिव चार्जेस से, पॉजिटिव चार्ज ही है वो, सॉरी प्रोटॉन ही है वो, ये पॉजिटिव चार्ज है वो, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके छोटे छोटे एम्बेडेड हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, जो जे थॉमसन ने दिया था। देन हमारे पास रदरफोर्ड ने कहा ठीक है,
जब इस जे थॉमसन का मॉडल जो है वो रिजेक्ट हुआ कब, जब रदरफोर्ड ने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक सोर्स दिया, ठीक है, रेडिएशन सोर्स, यानी कि रेडिएशन एमिट करने वाला सोर्स ले लिया, रेडियम, ठीक है। ऐसा उसने एलिमेंट लिया जिससे क्या होती है, रेडिएशन एमिट होती हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि उसने ले लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट कर रहा था, अल्फ़ा पार्टिकल की बीम एमिट कर रहा था, उसके आगे उसने एक बहुत ही पतली, हम पढ़ते होते हैं 0.00004 सेंटीमीटर थिक, मतलब बहुत ही पतली थिक सी, उसने गोल्ड ले लिया, उसने फॉइल ले ली उसकी। जब इस रेडिएशन सोर्स में से यानी कि रेडियम में से जो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकली, उसमें से रेज एमिट हुई, निकली और इसके साथ गोल्ड फॉइल के साथ टकराई, तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ। और उसने क्या किया, इस साइड पे पूरा कवर किया उसने, ये देखें पूरा उसने कवर किया फ्लोरेसेंट स्क्रीन से, कि जब ये रेज निकलें तो जब इसके साथ टकराएं तो हमें पता चले कहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वैसे तो हमें रेज नज़र नहीं आ रही होती, तो हम ग्लो से अंदाज़ा लगाएंगे कहाँ पे जो है वो रेज टकरा रही हैं, ठीक है। तो फिर गोल्ड फाइल, जब रेडिएशन सोर्स से रेज निकली और गोल्ड फाइल से टकराई, और गोल्ड फाइल ने कुछ रेडिएशंस को, बहुत सी बल्कि रेडिएशन को आगे पास कर दिया, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट वो उसमें से निकल गई, ठीक है। कुछ रेस जो थी वो थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी सी मुड़ी, मतलब कुछ रेस थी बड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट होगी, और कुछ ऐसी थी जो टकराने के बाद वापस डिफ्लेक्ट बैक हुई, मतलब बिल्कुल वापस आ गई टकरा कर, और बड़ी ज़ोर से वापस आई जब वो। तो हमने कहा अच्छा, एक तो हमने याद रखना, रेडियो एक्टिव सोर्स उसने क्या लिया, रेडियम लिया, ठीक है। यू शेप्ड स्क्रीन उसने लगाई हुई थी आगे, वो जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी जिसको फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं, जो स्क्रीन कोटेड होती है जिंक सल्फाइड से। अच्छा, जो गोल्ड फाइल शीट थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थिक थी। अच्छा, जो अब ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं वो क्या आ जाती हैं कि जितने भी पार्टिकल्स थे ना जो स्ट्रेट पास हो गए, ठीक है, ज़्यादा सारे पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट चले गए, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेट चले गोल्ड फाइल से, तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पे तो मतलब किसी चीज़ से टकरा ही नहीं रहे, यानी कि वो स्ट्रेट जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो किसी चीज़ से नहीं टकरा रहे। अगर ऐसा होता कि वो प्रोटॉन से पूरा बना होता तो वो इनके तो जाने के कोई चांसेस ही नहीं थे आगे, क्योंकि वो प्रोटॉन से टकराने के बाद वापस आ जाते। इससे हमें पता चला कि जो एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। ऐसा नहीं है कि एटम प्रोटॉन से मिलके बना है, बल्कि बहुत सारी जगह जो है वो खाली है, ठीक है। और थोड़ा स्मॉल डिफ्रैक्शन से हमें पता चला कुछ तो है जो बहुत छोटा है लेकिन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हमें बड़ा जो डिफ्लेक्शन टर्न बैक मिलता है, बिल्कुल टकराने के बाद वापस आता है, इससे मतलब पता चलता है कि सेंटर से जो वापस आए हैं पार्टिकल्स, इससे हमें पता चला कि सेंटर में कोई हैवी सी चीज़ प्रेजेंट है, इसकी वजह से तो वो फौरन वापस आए हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास टू द फॉइल, गोल्ड फॉइल से बहुत से पार्टिकल पास करके कुछ डिफ्लेक्ट हुआ लेकिन स्मॉल एंगल पर, कुछ रिटर्न बैक हुए लार्ज एंगल पर, ठीक है। तो ये हमें पता चला, इससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं, याद रखनी है बात। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करवा कर, बम्बार्ड करवा कर हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इससे जो कंक्लूजन निकली थी वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस निकली थी, तो हम न्यूक्लियस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी इसको कह सकते। तो ये हमारी कंक्लूजन थी कि बहुत से पार्ट एम्प्टी है, पॉजिटिव चार्ज जो है स्मॉल रीजन पे है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ही हैवी पार्ट है, उस तरह से न्यूक्लियस की क्या होगी, डिस्कवरी हो गई। ओके, जो एक और चीज़ हमें पता होने की ज़रूरत है वो ये है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, जैसे हीलियम है ना, हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, और एटॉमिक मास होता है 4, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, और लेकिन इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके पास होते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, अच्छा, इसके पास क्या है, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और 4 इसका क्या एटॉमिक मास है, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल है लेकिन इसके पास होते हैं, जैसे इसके पास होता है 2 चार्ज और 4 एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसके पास होते हैं 2 प्रोटॉन और 4 टोटल इसका एटॉमिक मास। अल्फा पार्टिकल जो होता है हम कह सकते हैं इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम,
ठीक है। ये हीलियम का न्यूक्लियस है, यानी कि जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इसके पास अल्फा पार्टिकल के पास नहीं है। इसका सिर्फ 2 जो है इसके पास जो है वो इसका प्रोटॉन्स है, और 4 इसका क्या है, एटॉमिक मास है। ठीक है, तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस है। इसके पास पॉजिटिव 2 चार्ज होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है 4 होता है। ओके डन। हमने जब रदरफोर्ड का पढ़ा कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी और कैसे उसने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसने एक और बात बताई कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। एटम का साइज़ अगर 10⁻⁻10 क्या होता है, मीटर्स होता है, ये मीटर है याद रखना है, और न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 है मीटर। ठीक है, तो 10⁻⁻15 मीटर है न्यूक्लियस का, और सेंटीमीटर में भी याद रख लें कि 10⁻13 सेंटीमीटर है, और उसी तरह से ये 10⁻8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का और एटम का साइज़ भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, उसने कहा न्यूक्लियस तो हमें पता चल गया सेंटर में है, क्योंकि हैवी पार्टिकल से टकरा कर रेज जो है वो पीछे जा रही थी, बैकवर्ड जा रही थी, तो हमें पता चल गया जो है जो न्यूक्लियस है वो क्या है, सेंटर में है। ठीक है, मतलब हैवी उसने, और फिर उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब उसने ये क्यों नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसने ये क्यों कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज था, इससे हम पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब प्रोटॉन्स जो है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में एक फोर्स होती है, एक अट्रैक्शन होती है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, जो दो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान, दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इस फोर्स की वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से। तो ये अट्रैक्शन क्या होती है, ये अब ये अगर ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएं और तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें फॉल कर जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस, ये तो इसके साथ अट्रैक्ट होकर बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। तो इससे होता ही है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये यूज़ करते हैं, इस फोर्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर इधर आउटसाइड द इनसाइड द सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व करता जाता है उस फोर्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और वो मूव करता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर वो मूव ना करता सर्कुलर ऑर्बिट में तो यकीनन वो फॉल कर जाता। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो यूज़ कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए। हम कैसे कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो फेल हो गया। फेल कैसे हुआ, तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि इसमें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर, इसने ये बता दिया। लेकिन असल में ये था कि जो मैक्सवेल था उसने एक थ्योरी दी हुई थी, उसके मुताबिक जो ऐसा पार्टिकल जो चार्ज हो, चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, वो एक्सेलरेटेड हो। ठीक है, एक्सेलरेटेड का मतलब है, एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी, अगर वो एक पार्टिकल मूव कर रहा है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है वो क्या एक्सेलरेशन में है, तो डायरेक्शन वो ज़रा चेंज कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, अभी नीचे जा रहा है। ठीक है, फिर ये इस साइड पे मूव करेगा। ठीक है, फिर ये ऊपर मूव करेगा, फिर ये इस साइड पे जाएगा, तो ये डायरेक्शन हमने क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर की डिस्कशन कर लेते हैं कि क्यों ये फेल हो गया था। अब बात आती है मैक्सवेल थ्योरी की। मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी उसके मुताबिक कोई भी पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल हो, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसका आ गया हमारे पास एटम आ गया, ठीक है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, और ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कौन से पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो वो ये एक्सेलरेशन कर रहे हैं। एक्सेलरेशन अब कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है और साथ साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो हम कहते हैं वो क्या है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। ठीक है, तो ये भी ऐसे मूव कर रहा है, पहले क्या करता है, नीचे जाता है, फिर इस साइड पे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इस साइड पे जाता है। तो इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल है, मूविंग और एक्सेलरेटेड पार्टिकल है।
तो ये चार्ज पार्टिकल भी हैं, एक्सेलरेशन में भी हैं, तो ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लॉस करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इनकी एनर्जी जो है वो निकलती जाएगी बाहर। जब इसकी एनर्जी निकलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। ओके, न्यूक्लियस के अंदर अगर फॉल कर जाएगा तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। एटम जो है वो स्टेबल नहीं है, तो रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम्स की, तो एटम का कैसा स्पेक्ट्रम आ रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आ रहा था, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम्स थे, ये लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कैसे आ रहे थे कि जैसे हम गैस में से लाइट पास कराते थे और उसका जो स्पेक्ट्रम स्क्रीन पर शो होता था हमें, उसमें कुछ लाइंस जो थी नहीं थी, ठीक है। इसलिए स्पेक्ट्रम को क्या बोला गया, लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्यों कुछ लाइंस जो हैं वो एब्सेंट हैं और कुछ लाइंस ही प्रेजेंट हैं, तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ये भी इसका क्या था, डिफ़ॉल्ट था, फेलियर था इसका, ठीक है। तो बोहर्स आया, बोहर्स ने अपनी जो थ्योरी थी वो दी, और ये बोहर्स का जो मॉडल था ये क्वांटम थ्योरी पे बेस करता है। बोहर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उन ऑर्बिट्स की एक खास क्या है, एनर्जी है, ठीक है। इनकी खास क्या है, एक एनर्जी है, और एक खास वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा उसने बोला कि उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो होता है h/2π, ठीक है। और बोहर ने कहा वो होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल क्या मतलब, इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनका ये मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 0.5 1.2 इस तरह से कोई वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, एक पूरा इंटीजर होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 2h/2π हो, 3h/2π हो, 4h/2π हो, तो कुछ इस तरह से होना चाहिए इसको, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की बात कर ली। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, क्या करता है, जंप करता है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस वाले ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में, तो ऑब्जॉर्व करेगा एनर्जी, ठीक है। फिर जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा। ओके, अच्छा जी। अब आ जाते हैं हम एंगुलर मोमेंटम पर। एंगुलर मोमेंटम हमने बता दिया, L=NH/2π होता है। जब फार्मूला एक MCQs में आपको फाइंड आउट करने के लिए एंगुलर मोमेंटम आएगा तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, L=L × L+1h/2π। L क्या होता है हमारे पास, ये SPDF यानी कि सब शेल का नंबर है, ठीक है। N जो था वो ऑर्बिट का नंबर था, L जो है वो किसका नंबर है, सब शेल का। लेकिन अगर सब शेल के बारे में बात की, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करें 2s का, s जो है वो क्या है, एक सब शेल है। सब शेल की बात की जाए तो फिर हमने क्या करना है, ये वैल्यू जो s है फॉर एग्जांपल, तो SPDF होता है ना, तो SPDF के लिए वैल्यू होती है 0 1 2 3, ठीक है। S के लिए 0, ऐसे P के लिए 1, D के लिए 2, तो इस तरह से वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमने पुट करनी है और इसको फाइंड आउट कर लेना है। ये मैं आपको MCQs में करना सिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा, बोहर के फार्मूलाज हम देख लेते हैं अब, और याद करने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे आ जाता है हमारे पास सबसे पहले रेडियस का फार्मूला जो आया वो था Rn=0.529 × 10⁻⁻Z, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला है, ये याद रख लेना है हमने, न्यूमेरिकल्स में वो यूज़ होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। n कोई भी वैल्यूज होता है, कोई नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकता है, जैसे पहले ऑर्बिट में है, दूसरे ऑर्बिट में है तो 1 लगा देंगे, दूसरे ऑर्बिट में है तो 2 लगा देंगे, तीसरे ऑर्बिट में है तो 3 लगा देंगे। z एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, तो ऐसे ही हमारे पास जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर हम पुट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ जाती है, आपने याद कर लेना है। उसके हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो होता है z जो है उसका =1 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर उसका 1 है, और उसके पास ऑर्बिट भी एक ही होता है, तो n भी 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, रेडियस हाइड्रोजन का 0.529 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, हम अगर हमारे पास आ जाता है कि एक MCQs आ जाता है एक, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है एक ऑर्बिट से n1 से n2 की तरफ मूव कर रहा है, उसका पहला के रेडियस ये था, अब वाला रेडियस फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, R1/R2 n1/n2 का स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, ये आपका यहाँ से ही आया, ठीक है, यहाँ से।
अच्छा, अब उन्होंने जब ये ऐसे कहना है ना कि एक एलिमेंट के लिए ऐसे करें, तो फिर आपने क्या करना है, आर और एन का रिलेशन देखना है कि आर और एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपने क्या करना है, R1/R2, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो N1/N2, जैसे आर का लिखा है वैसे ही एन का लिख देना है, ठीक है। फिर स्क्वायर लगा देना है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है R1 बाय जब R2 लिखे तो Z2 बाय Z1 लिखे, ठीक है, क्योंकि ये जो R और Z थे ये क्या थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट के लिए Z नहीं घुसाया। Z क्यों नहीं डाला, Z इसलिए नहीं डाला क्योंकि एटॉमिक नंबर तो एक ही है, एलिमेंट जो एक है, ठीक है। अगर दो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट होगा तब हम Z डालेंगे। और R और N का रिलेशन देखेंगे, R और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने N1/N2 लिखा। यहाँ पे स्क्वायर आता है, ठीक है, स्क्वायर डाल लेना है आपने। अच्छा, Z और N जो R थे, Z और R जो थे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, इसलिए Z2/Z1 हमने कर दिया, और इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो हमने स्क्वायर नहीं रखा, ठीक है। ये फार्मूला हमने याद रख लेने हैं। एनर्जी का फार्मूला जो आ जाता है हमारे पास आ जाता है -13.6 मल्टीप्लाई बाय Z² बाय N², ठीक है। वहाँ पे क्या था, N² ऊपर था और Z नीचे था, ठीक है। यहाँ पे Z ऊपर है और N नीचे है। पहले इस वाले में इस पे स्क्वायर था लेकिन नीचे वाले पे स्क्वायर नहीं था, लेकिन उन पे दोनों वैल्यूज पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने देख लेना, रिलेट करके याद कर लेना इसको, ठीक है। अब एनर्जी के फार्मूलाज के लिए अगर ऐसे आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, उसका N2 ये है, N1 ये है, तो एक एनर्जी ये है, पहले केस में एनर्जी ये थी तो अब दूसरे केस में एनर्जी फाइंड आउट करें, तो आपने ये फार्मूला लगा लेना, ठीक है। E1 और N1 का रिलेशन देखना है, इन्वर्सली रिलेशन है, तो हमने क्या करना है, E2 जब किया तो N2/N1 कर देना है, और क्योंकि स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लिख दिया। दूसरे एलिमेंट के लिए Z भी डालेंगे, Z का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो Z1/Z2 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। अब अगर हमारे पास आ जाता है कि एनर्जी का डिफरेंस फाइंड करें, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो पहले इनमें एनर्जी ये थी दूसरे में ये थी, तो अब एनर्जी डिफरेंस फाइंड करें तो आपने वैल्यूज पुट करके एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। अगर हमारे पास ये आ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है, क्योंकि और एलिमेंट ये है, उसका नाम ये है, मतलब हाइड्रोजन है फॉर एग्जाम्पल, तो एलिमेंट ये वाला है, तो पता है डेल ई जो है वो किसके इक्वल होता है, एच वी के, और वी किसके इक्वल है, सी बाय लेमडा के इक्वल है, तो हमने ये ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। ये ध्यान से देख लें डेल ई किसके इक्वल है, एच वी के, वी किसके इक्वल होता है, सी बाय लेमडा के। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट और उसका एलिमेंट का नाम ये है, तो आप वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो ये फार्मूला लगा लेना है, ठीक है। मतलब फिर आपने क्या करना है, ये वाला आपने लगा लेना है, ठीक है, ओके। अब टाइम पीरियड आ जाता है, टाइम पीरियड के फॉर्मूला याद कर लेना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ n का क्यूब, ये n है, ठीक है, n का क्यूब डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। आपने ये रेडियस से रिलेट कर लेना है कि रेडियस के केस में भी n ऊपर था, इस केस में भी n ऊपर है और z नीचे था, z नीचे है यहाँ पे, लेकिन क्यूब है, वहाँ पे तो n का स्क्वायर बाय z था ना, यहाँ पे n का क्यूब बाय z का क्या है, स्क्वायर है। हाँ, ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि वहाँ पे n स्क्वायर था तो एक यहाँ पे बढ़ा दिया, n का क्यूब कर दिया, और वहाँ पे सिंपल z था तो यहाँ पे एक बढ़ा दिया, z का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड और n का क्या था, डायरेक्ट रिलेशन था, तो हमने कहा T1 बाय जब T2 होगा तो N1/N2 और क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम दो एलिमेंट्स के लिए जब करेंगे तो T1 बाय T2 करेंगे, N1/N2 का क्यूब कर लेंगे, और z का और t का इनवर्स रिलेशन है तो Z2/Z1 का क्या कर लिया हमने, स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इससे पहले हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। रेडियस का फार्मूला था हमारे पास 0.529 मल्टीप्लाई बाय n² बाय z, ठीक है। अगर रेडियस और n दिया हुआ हो तो R1/R2 N1/N2, अगर दो एलिमेंट्स दिए हुए होंगे तो R1/R2 N1/N2 का स्क्वायर और फिर Z2/Z1 क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में है। नेक्स्ट -13.6 Z² बाय n², याद रखना है z और n क्या है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे r में n ऊपर था z नीचे था, यहाँ पे z ऊपर है और n नीचे, वहाँ पे एक एलिमेंट पे स्क्वायर था और यहाँ पे क्या है, दोनों एलिमेंट पे क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाए कि n और e दिए हुए हों तो हमने क्या करना है, E1/E2 और N2/N1 क्यों किया, क्योंकि e और n जो था इन्वर्स रिलेशन में था और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अगर दो एलिमेंट्स की बात की जाए तो E1/E2 Z1/Z2 का स्क्वायर और N2/N1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है T 1.6 × 10⁻⁵ n का क्यूब रेडियस से रिलेट करेंगे दोबारा से, n का स्क्वायर था तो n का क्यूब कर लिया, z था सिंपल तो z का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। ठीक हो गया, 1.6 × 10⁻⁵। ठीक है, फिर T1/T2 और N1/N2 का क्यूब, फिर T1/T2 और N1/N2 का क्यूब और Z2/Z1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब इसके MCQs कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ थी। ठीक है, कोई ऐसी हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है जिसका रेडियस जो है वो हाइड्रोजन की तरह का है, जैसे बोहर ने हाइड्रोजन का रेडियस निकाला था बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, हम ये ऑप्शंस इन पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम का और इनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 0.529 मल्टीप्लाई बाय n²/z। ठीक है, n की वैल्यू पुट की, ऑर्बिटल कितने होते हैं 1, z एटॉमिक नंबर इसका 1 है तो 1/1 0.529 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन हमने लिया, n = 2 लिथियम ले लिया। ठीक है, n की वैल्यू क्या थी, 2 थी, जो हमने पुट की 2, और लिथियम की वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 3, तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया 3। ठीक है, तो 2 टाइम 4, 4/3 आंसर है जो कि सेम नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेरिलियम का। इसका n क्या था, 2 था, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास 4 होता है, तो 2 टाइम 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा नीचे, और 4 कटेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा 0.529 विच इज सिमिलर टू 0.529 ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि ये वाला है बी ऑप्शन, तो हम क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी की वैल्यू दी हुई है किसकी, सेकंड बोर ऑर्बिटल की, यानी कि एन की वैल्यू भी दी हुई है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, इस -3.41 इलेक्ट्रॉन वाट। ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास दी हुई है -3.41 इलेक्ट्रॉन वाट, और n1 हमारे पास दिया हुआ है 2। फिर उसके बाद आ जाता है एनर्जी ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिटल ऑफ He पॉजिटिव आयन विल बी, तो E2 क्या होगा, और N2 हमारे पास 2 ही है दोबारा से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा सेकंड बोर ऑर्बिटल। ठीक है, तो E2 हमने फाइंड आउट करना है, तो E1 N1 Z1 ये किस फार्मूले में आते हैं, E = -13.6 मल्टीप्लाई बाय Z²/n² में ये आ जाते हैं। तो z का, क्योंकि e का डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हम लिखते हैं E1/2 Z1/Z2 का स्क्वायर, और इसका इन्वर्स होता है तो हम लिखते हैं N2/N1 का स्क्वायर। z क्यों डाला, क्योंकि दो एलिमेंट से डिफरेंट, हाइड्रोजन आइटम और हीलियम आइटम। ठीक है, अब सारों की वैल्यू पुट करनी है। E1 की वैल्यू जो थी वो दी हुई थी -3.41, वो हमने पुट कर ली। Z1 यानी कि हाइड्रोजन आइटम, उसका 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम आइटम का होता है 2, वो पुट किया, स्क्वायर डाला। N2 और N1 दोनों क्या दिए हुए हैं, 2 दिए हुए सेकंड, और यहाँ पे भी सेकंड लिखा हुआ है, 2 दिए हुए, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 1/4 आ गया आंसर। भी इसको देख लेंगे, और फिर हम ये देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, -3.41 इलेक्ट्रॉन वाट आ गया, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, E2 = 4 मल्टीप्लाई -3.41। ठीक है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये, तो ये हमारे पास -13.6 कहाँ पे है, ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर ठीक हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज दिस, यानी कि एनर्जी दी हुई है और N1 दिया हुआ है जो है 1, और हाइड्रोजन आइटम की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है दिस पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन बोर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, यानी कि उसी की फाइंड करें जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन आइटम का तो ऑर्बिटल एक ही होता है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 में चला जाएगा। ठीक है, तो N1 1 हो गया और N2 क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया। E1 उन्होंने दिया हुआ था तो E2 हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि फाइंड द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू, E2 फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही E1 की वैल्यू पुट की जो दी हुई थी उन्होंने, N2 पुट किया, N2 क्या दिया हुआ था, एक्साइटेड स्टेट, तो 2 हमने लिख दिया। N1 जो है 1 दिया हुआ था, दोनों को डिवाइड किया, आंसर 4 आया, मतलब 2 टाइम 4 था ना, तो 4 आया आंसर। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो E2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होने के लिए चला जाएगा। ठीक है, और फिर 4 जो है यहाँ पे डिवाइड होने के लिए आ जाएगा, और जब आंसर ले आएंगे तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन कर लें। डन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, हमने ये मैंने दोबारा से इन फार्मूलाज को इसलिए लिखा है थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, ये फार्मूलाज आए कैसे हैं और इनका थोड़ा बहुत रिलेशन, क्योंकि यहाँ से भी MCQs आ सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, और ये हमारे पास प्रोटोन या न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के दरमियान में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनको एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करती है।
वो इस अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, और इस अट्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे क्या किया, पहले इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे इसका कूलम लॉ अप्लाई किया। ठीक है, हमने कूलम लॉ अप्लाई किया और ऐसे कर लिया इसको, ऐसे बिल्कुल ये सारा कुछ कूलम लॉ के ज़रिए हमने किया। ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे हुआ है। और जो इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट किया और उसको मूव करने के लिए यूज़ कर लिया। ठीक है, उस फोर्स को इसने मूव करने के लिए यूज़ कर लिया, वो हमारे पास आ जाता है Fc=mv²/r। ये फार्मूला यहाँ से आया है कि ये इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स में यूज़ किया। अब ये कहाँ से आया है, ये कूलम लॉ से आया है। कूलम लॉ का फॉर्मूला होता है F=K Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r² तो हमने वैसे ही लिख लिया, K की जगह हमने यहाँ पे अपना कांस्टेंट यूज़ किया है जो है 1/4πE0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये आ गया Q1 इनका चार्ज, Q1 कौन सा इनका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, जी पॉजिटिव आ जाएगा, Q2 में बस क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आता है, ई नेगेटिव आ जाएगा, जी ई क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे, और आर का स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास एफ की वैल्यूज आ जाती हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक सेंटीमीटर फोर्स है। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस को इक्वल रख के हम और ड्राइव श्राइव करके ये वो करके कटिंग शटिंग करके हम आर की वैल्यू निकालते हैं जो हमारे पास आती है n²h²E0/πmz²। ये आपने सही तरह से याद रख लेनी है। ठीक है, इसी से हमने वो जनरल फार्मूला निकाला था, कौन सा वाला, 0.529 मल्टीप्लाई n²/z। जब ये कांस्टेंट साइड पे ये कांस्टेंट हम ये अलग रख लेते हैं, और n क्योंकि ऑर्बिटल का नंबर है वो चेंज हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, और z एटॉमिक नंबर है, किसी भी एलिमेंट का डिफरेंट हो सकता है। h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ई नॉट भी कांस्टेंट है, पाई हमें पता है कांस्टेंट है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारी क्या है, कांस्टेंट है, इनको अलग रख लिया है, और इनकी जगह इन सब की वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकाला था 0.529। ठीक है, मल्टीप्लाई n²/z हमने लिखा था ना, तो यहाँ से आया था। तो आपने यहाँ पे इस पूरे पेज पे क्या चीज़ याद करनी है, फ़िलहाल सबसे पहले जो चीज़ याद करनी है वो है रेडियस का फार्मूला याद करना है। ठीक है, बाकी कोई भी चीज़ याद करने वाली नहीं है, बस देख लें एक बार। ठीक है, n²h²E0/πmz², ये आपने सही रटा मार लेना है। ठीक है, और ये वाला फार्मूला आपने याद किया हुआ है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है हमारा वेलोसिटी का फार्मूला भी इसी तरह से कुछ एक दूसरे की वैल्यूज पुट करके हमने निकाला है, जो है z² 2h/E0n। तो ये z/n जो है ना, ये गलती से लिखा गया यहाँ पे, ये z/n मैंने साइड पे करके कांस्टेंट मतलब ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से क्या किया कि एक स्टेप मिस कर दिया ना, z और n को मैं साइड पे कर देती हूँ, यहाँ पे z और n अगर नहीं लिखती तो ये सारी बाकी वैल्यूज़ जो है वो क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी, यानी कि ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। ये जो चीज़ें हैं ना, सॉरी सारा ही हो गया, तो करो फिर। ये हमारे पास क्या आ जाता है, जी और ये चीज़ ख़त्म कर दें, आपने ये फार्मूला याद रख लेना है। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने याद रख लेना है, z² 2h/E0n। ठीक है, फिर हम इनमें z/n जो है वो कॉमन ले लेते हैं, और बाकी कांस्टेंट की जगह वैल्यूज़ पुट करके 2.18 × 10⁻6 निकाल लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम जो वैल्यू निकालते हैं वो आ जाती है me4 आ जाती है, 8h² आ जाता है, E0² आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई z²/n² आ जाता है, और इन सब कांस्टेंट को वैल्यू पुट करके हम 13.6 निकालते हैं, z²/n² कर देते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी, ये याद रखनी है बात। काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला याद रख लेना है, ये वाला फार्मूला तो आपने याद किया हुआ है। उसके बाद ये याद रख लेना है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की हमने वैल्यू ली, ठीक है, ये वाली वैल्यू ली, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और टोटल एनर्जी भी क्या है, नेगेटिव है। और टोटल एनर्जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। ये 3 बातें आपने याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी से डबल है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो ये लिख लें किसी जगह पर, ओके। उसके बाद वो नीचे से किया था कि फाइंड आउट किया था, एनर्जी वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, तो हम भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि एनर्जी वैल्यू क्या आ रही है हाइड्रोजन एटम की। पहली शेल की एनर्जी कितनी है, दूसरे शेल की कितनी है, तीसरे की कितनी है, चौथे की कितनी है। तो हम वैल्यू सिंपल पुट करेंगे। एनर्जी का फार्मूला ये ई है, टी नहीं है ये, ठीक है, गलती से लिख दिया, टी नहीं है यहाँ पे, सारी जगह पे ई है। अच्छा,
E इज इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर बाई जी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो n जो होता है 1 होता है इसका। पहले ऑर्बिट की हम एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं और एटॉमिक नंबर भी 1 है। पहले ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड कर रही हैं तो 1 लगाएंगे। सही है सी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन आइटम की हम एनर्जी फाइंड आउट करने लगे हैं। यहाँ पे ई आता है, टी नहीं आता। ठीक है, अब फार्मूला क्या था हमारे पास, -13.6 मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर। ठीक है, जी जो है वो 1 है और एन हम डिफरेंट पुट करेंगे। 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे एनर्जी, 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे, सेकंड शेल के लिए फाइंड करेंगे क्या एनर्जी है, 3 के लिए फाइंड करेंगे क्या एनर्जी है, 4 के लिए फाइंड करेंगे क्या एनर्जी है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो सब में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है चेंज होते जाएंगे। पहले के लिए एनर्जी फाइंड की तो 1 लिखा, 2 सेकंड के लिए एनर्जी फाइंड की तो 2, इस तरह से 3 और 4 लिख दिया। ठीक है, तो फिर हमने कैलकुलेट किया तो पहले का आंसर आया -13.6, दूसरे -3.4, अगले का आया -1.51 और उससे अगले का आया -0.85। तो ये वैल्यूज़ याद रख लेनी है। हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास आ जाए कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या है तो हम कहेंगे -13.6 है, सेकंड की क्या है -3.4 है, थर्ड की क्या है -1.51 है, फोर्थ की क्या -0.85 है। तो हम याद कर लेंगे सही तरह से इसको। ओके, तो हमारे पास आ जाता है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहता है, अच्छा इसमें आ जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट की वो ग्रेटर है काइनेटिक एनर्जी में। तो ऐसा ही है, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियल एनर्जी जो थी, ये पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि डबल है, यानी कि ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ग्रेटर होती है, डबल होती है बिल्कुल। ठीक है, ये तो सही हो गया हमारा। उसके बाद आ जाता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो क्या ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। हमने फार्मूला याद किया 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय जी, n स्क्वायर बाय जी, ये n स्क्वायर बाय जी। तो n और r जो है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। n रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी कि रेडियस nth ऑर्बिटल का कोई भी रेडियस है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो n और r जो है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा, टिक हो गया, ये भी हमारा टिक था। अच्छा आगे देख लेते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है, तो बिल्कुल है। तो हम उसमें पढ़ चुके हैं बोर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम में कि NH/2π होता है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है एंगुलर मोमेंटम का। तो बिल्कुल ये सारे क्या हैं, करेक्ट हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू साइज ऑफ, किसके साइज से रिलेटेड है, न्यूक्लियस के साइज से रिलेटेड है। क्योंकि हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होने की वजह से रेज जो थी वो साइड से गुजर की, क्योंकि हमने कंक्लूड ये किया था कि बहुत ज़्यादा रेज जो हैं वो पास कर रही हैं, बहुत कम रेज हैं जो डिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के साइज से ही रिलेटेड है। तो किसी भी एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने पढ़ लिया था कि L × L+1 अंडर रूट था, h/2π था, यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि एनर्जी जो है वो फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हीलियम की इतनी है, यानी कि एनर्जी जो है वो दी हुई है। ठीक है, हीलियम की वो बात कर रहे हैं और फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि n1 जो है वो 1 होगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं द एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिटल, यानी कि उसी की बात कर रहे हैं, हीलियम की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सेकंड ऑर्बिटल यानी कि n2 जो है वो 2 दिया हुआ है। एनर्जी की बात कर रहे हैं और ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, एक ही एटम है तो इसलिए जी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और ई और एन का रिलेशन हमें याद है, ई इज इक्वल टू -13.6 जी स्क्वेयर बाय एन। तो एन जी स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर, तो एन और ई का रिलेशन जो था वो इन्वर्स होता है। तो हमने E1/E2 N2/N1 करके स्क्वेयर कर दिया। E1 जो है वो हमारे पास दिया हुआ था 54.4, तो हमने ये डाला। N2 और N1, N2 उन्होंने सेकंड दिया हुआ था और N1 जो है फर्स्ट दिया हुआ था, तो वो इस तरह से हमने डाल दिया। उसके बाद उन्होंने 2 टाइम 4 किया, 4/1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 E2 से मल्टीप्लाई हो गया, 54.4 ऐसे ही आ गए, यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे आके डिवाइड हो गए, ये देख लें आप डिवीजन। ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है -13.6 आ जाता है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे टिक कर देंगे इसको। ओके डन। उसके बाद आ जाता है E/m वैल्यू, जो हमने देखा था पहले, काफ़ी स्टार्टिंग में हमने देखा था टॉपिक। तो E/m वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है कि E/m वैल्यू फाइंड आउट करें तो इंक्रीजिंग आर्डर लिखें इसका। ठीक है, तो हमने E/m वैल्यू जो फाइंड आउट यहाँ पे की हुई है वो AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में फाइंड आउट की हुई है। इलेक्ट्रॉन का जो होता है
चार्ज होता है वो -1 होता है, तो 1 लिख लिया। मैस जो होता है उसका कोई इतना मैस नहीं होता, 0 होता है। प्रोटॉन का मैस बहुत ज़्यादा होता है, 1837 टाइम ज़्यादा होता है। इसका 1 होता है और इसका चार्ज भी 1 हुआ, ठीक है। और इसका न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 होता है और मैस इसका 1 होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमें पता है पॉजिटिव +2 और मैस हमें पता है 4 होता है। ये हमने रदरफोर्ड में भी बताया था, ठीक है। 2 होता है इसका चार्ज और 4 होता है इसका एटॉमिक मैस। तो 1/0 जो चीज़ होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है, 1/1 जो होता है कैंसिल होकर 1 आ जाता है, 0/1 0 हो जाता है, 2/4 जो होता है 1/2 आ गया, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4 हो गया और डिवाइड करके 0.5 आ गया। अब देखते हैं सबसे छोटा किसका, उन्होंने क्या लोएस्ट फर्स्ट, लोएस्ट सबसे पहले लिखना है, ठीक है। सबसे छोटा किसका है 0, 0 वाला पहले लिखेंगे, फिर 0.5 वाला, फिर 1 वाला, फिर इन्फिनिटी वाला। बिल्कुल हमने ऐसे ही किया कि न्यूट्रॉन को पहले लिख दिया, फिर अल्फा को लिख दिया, फिर प्रोटॉन को लिख दिया और फिर इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। ओके डन। ओके अब आ जाता है हमारे पास रदरफोर्ड वाली बात यहाँ आ जाती है दोबारा से कि अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ मेटल फाइल। अगर मेटल से हम अल्फा पार्टिकल सेंड कर रहे थे तब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा जो थे वो स्ट्रेट चले गए। क्यों चले गए स्ट्रेट? क्योंकि वहाँ पे जगह खाली थी, खाली जगह थी, तो इस वजह से वो स्ट्रेट चले गए। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे, ऐसी कोई रीज़न नहीं है। अल्फा पार्टिकल हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, ऐसी भी कोई रीज़न नहीं है। यही वजह है कि एटम का बहुत ज़्यादा हिस्सा एम्प्टी था, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ मेटल फाइल में से स्ट्रेट मूव कर गए। ओके नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिटल में, यानी कि एनर्जी की बात हो रही है फर्स्ट ऑर्बिटल, यानी कि N1 1 है हाइड्रोजन एटम का। अच्छा एनर्जी जो है हमारे पास क्या आती है, -13.6 आ जाती है। ये मैं यहाँ फाइंड कर चुकी हूँ, दूसरे तरीके से फाइंड आउट किया था उसमें पिछली बार, और इस बार दूसरे तरीके से फाइंड आउट किया है। कैसे? पिछली बार हमने लगाया था फार्मूला E1/E2 करके, और दूसरी क्या चीज़ है n है, तो मैंने क्या किया था E1/E2 करके और N2/N1 कर दिया था, का स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। और इस बार मैंने क्या किया है, जनरल फार्मूला जो नहीं है -13.6 Z/n² वो लगा दिया, तो उस तरह से भी आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो आप देख लें इसको। ओके उसके बाद आ जाता है हमारे पास रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला। हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द न्यूक्लियस। बिल्कुल हमें ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस बहुत थोड़ी जगह पे है, तब भी तो अल्फा पार्टिकल आसानी के साथ गुजर गए थे। मैस और एनर्जी रिलेटेड है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर वेरी डीप इन द न्यूक्लियस, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन द न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने आपको ये बात पहले बोली हुई थी कि न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, ठीक है, कि बताएं न्यूक्लियस का रेडियस कितना है। तो वो जो मैंने वैल्यू लिखी हुई थी वो कितने किस में लिखी हुई थी, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर में नहीं थी, वो मीटर में थी। 10⁻⁻15 यहाँ पे भी है लेकिन ये सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको बताया था 10⁻⁻15 मीटर में होता है और 10⁻13 सेंटीमीटर न्यूक्लियस का रेडियस होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा टिक, ठीक है। नीचे मैंने लिख दिया 10⁻15 मीटर और 10⁻13 सेंटीमीटर। बोहर मॉडल हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा था, बोहर मॉडल हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा था, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। हाइड्रोजन एटम का तो कह रहा था कि लेकिन क्या सिर्फ हाइड्रोजन एटम का कह रहा था, नहीं। स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा था। तो वो इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिथियम भी हो सकता है। कैसे? लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 निकल जाएं तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। इसी तरह से बेरिलियम भी हो सकता था, अगर बेरिलियम 3 पॉजिटिव लिखते हैं, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 निकल जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, एक बचेगा। तो ये वाला हमारे पास टिक आ जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं बल्कि स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है, तो हमने क्या करना है, डी इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है, √L × L+1 h/2 एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है √L × L+1 h/2 और L हमारे पास क्या होता है, SPDF। L की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3, S की वैल्यू क्या है 0, P की वैल्यू क्या है 1, D की क्या है 2, F की क्या है 3। तो L की वैल्यू क्या पुट हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास D के लिए दिया हुआ है, तो D के लिए हम देखते हैं L क्या है। D के लिए L जो है वो 2 है, तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पुट किया, फिर +1 किया, फिर h/2 किया, ओके। फिर हमने 2 + 1 3 कर दिया और 3 × 2 कर दिया 6,
6 और h/2 6h/2 यानी कि ये वाला आंसर है, तो ये टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दोबारा से हम देख लेते हैं क्या होता है ये एंगुलर एटम अगर आ जाए इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में फाइंड आउट करने के लिए, तो s क्या है हमारे पास। s की वैल्यू जो होती है, s जो है वो शेल सब शेल्स हैं, sp/df क्या है हमारे पास, सब शेल्स हैं। ये हम पढ़ेंगे कि l क्या होता है, मिथल क्वांटम नंबर का टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे याद कर लें कि क्वांटम नंबर जो sp/df है इनकी वैल्यूज़ होती हैं 0 1 2 1 2 3 4 ऐसे मतलब करके इनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ये S से स्टार्ट होगा, और फिर इस हम निकालें कि S की 0 होगी, P की 1 होगी, D की 2 होगी, F की 3 ऐसे करके, ठीक है। S की वैल्यू क्या है हमारे पास, S के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, फार्मूला लिखूँगी, 0 पुट करूँगी और 0 को +1 करूँगी, 0 आ जाएगा, 0 × 0 करूँगी तो 0 आ जाएगा, 0 h/2 करूँगी तो 0 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा, तो हमारे पास 0 आंसर है इसका। क्वांटम थ्योरी का हमने ये यूज़ किया था टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज मेड बाय। क्वांटम थ्योरी का किसने यूज़ किया था, मैं बता चुकी हूँ आपको, बोहर ने यूज़ किया था क्वांटम थ्योरी को। ये हमारा एमसीक्यूज आ जाता है पहले वाले टॉपिक से कि कौन सा करेक्ट है, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी होती है वो डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि हमने देख लिया था कि हमने गैस चेंज की, इलेक्ट्रोड चेंज किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पर बिल्कुल वैसी आ रही थी, E/m वैल्यू भी सेम आ रही थी। इससे हमें पता चला कि जो कैथोड रेज है वो गैस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि कोई भी इलेक्ट्रोड हो वो और या कोई भी गैस हो, ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है जो सब में प्रेजेंट होता है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, टिक। एनोड रेज की प्रॉपर्टीज लेकिन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, ऐसा ही था, क्योंकि एनोड रेज बनी ही किससे हैं, गैशियस आयन से बनी है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। एनोड रेज, क्योंकि जब हमने गैस चेंज की थी ना, तो एनोड रेज की प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी, गैस चेंज करने से E/m वैल्यू चेंज हुई थी, ठीक है। एनोड रेज कंपोज ऑफ प्रोटोन व्हेन हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड, ठीक है। वैसे तो हम कहते हैं ना एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैशियस आयंस, लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन हम कह सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटोन्स। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो ही निकल जाएगा तो पीछे एक प्रोटोन बस बच जाएगा, तो ये प्रोटोन ही बच जाता है, कोई गैशियस आयन नहीं देता ये, ठीक है। ये सारे क्या है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, सारे ही करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब जो हमने चीज़ याद रखनी है वो किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था। नाम जो दिया था वो स्टोनी ने दिया था। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टन ने, और 1886 में डिस्कवर किया था। नाम जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 में, ठीक हो गया। और मीजोन को डिस्कवर किया था युकावा ने। इसी तरह से आपने बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये तो हो गया ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। उसके अलावा जो छोटे छोटे और पार्टिकल्स हैं, मिजोन के अलावा हो गया न्यूट्रिनो देखें, एंटी न्यूट्रिनो देखें, पॉजिट्रॉन देखें, एंटी पॉजिट्रॉन देखें, तो ये वाले पार्टिकल्स आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, मैंने आपको जैसे बात बताई थी कि आ सकता है कि वेलोसिटी के लिए फाइंड आउट करें कि एक्सप्रेशन वेलोसिटी का फार्मूला बताएं। तो वेलोसिटी का फार्मूला जो उसने बोहर ने निकाला था वो बताना है हमने, वो हमने याद किया हुआ था, v=g² 2h/e0n v=g² 2h/e0n आ जाता है हमारे पास। तो ये सिंपल फार्मूलाज तो नहीं लिखे हुए, तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले वाले को लेते हैं, ठीक है, 2π(g)e²। अब यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड में, तो मैं इसको डिवाइड में करके ऐसे करके लिख दूंगी, ठीक है। 4π0 को मैंने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे जो डिवाइड आया हुआ है मैं इसको डिवाइड करके NH कर दूंगी, ठीक है। मैं इस तरीके से सॉल्व करती हूँ, आप जिस तरीके से करते हैं आप कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि पहली वाली जो चीज़ है वो ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। फिर उसको डिवाइड डाल के, क्योंकि मैं सिंपल वे में करती हूँ, आसानी के साथ, मैं कन्फ्यूज़ वरना हो जाती हूँ। अच्छा, 4πe0, अच्छा हम क्या करेंगे, 2πg² 4πe0 है, तो ये डिवाइड का साइन है, तो हम सिंपल ऐसे करके लिख देंगे इसको। डिवाइडेड बाय NH है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/NH हो जाएगा। फिर पाई और पाई कैंसिल, 2 टाइम 4 ये कैंसिल हो गया, g²e0 ऐसे ही आ जाएगा, और NH नीचे था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या बचा था, 2 बचा था, तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा g² 2h/e0n। तो हमने ये पहले से ही फाइंड आउट कर लिया है, पहले वाले से ही फार्मूले से ही, पहले वाले ऑप्शन से ही फाइंड आउट कर लिया, तो ये ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास कि रेडियस फाइंड आउट करें, तो रेडियस का फार्मूला भी हमने याद किया हुआ है, जो था हमारे पास n² h² e0 πm g e²।
तो अब हमें इनको क्या कर लेना, फाइंड आउट कर लेना ये कैसे आएंगे। तो बिल्कुल उस तरह से जैसे हमने बिल्कुल उसी तरह से लिख लेना जैसे हमने पिछले वाले में लिखा था। एन स्क्वायर एच स्क्वायर को ऊपर लिख लेंगे, फिर डिवाइड का साइन डालकर डिवाइड का साइन डालेंगे यहाँ पर, और फिर 4 पाई स्क्वायर एम ऊपर लिख कर जी स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख कर डिवाइड बाय 4 पाई ई नॉट लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, डिवाइड का साइन डालेंगे और बाकी चीज़ें ऐसे लिख देंगे। ये डिवाइड में क्योंकि 8 थी तो ये हमने ऐसे नीचे लिख दी। ठीक है, और बाकी जो है वो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पाई बच जाएगा, ऊपर ई नॉट बचा है, एम बचा है, जी स्क्वायर बचा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बच के ये सारों को मिलाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, एनर्जी के लिए हम वही करेंगे कि हम एनर्जी के पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं, जी स्क्वायर एम 480 ई नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच के। ये फार्मूला आपको सही तरह से याद होना चाहिए ताकि आप जब आंसर निकालें तो आपको पता हो कि किसका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर डिवाइड में है तो इसको डिवाइड में का साइन डाल के लिख देंगे, बाकी जो साइड साइन ऊपर ऊपर ये लिख देंगे, नीचे इसको वाली को नीचे लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये जो एन स्क्वायर ये मैंने दूसरे तरीके से थोड़ा सा कर दिया लेकिन कोई नहीं, मुझे वैसे वो तरीका आसान लगता है। 2 पाई स्क्वायर एम आ गया, जी स्क्वायर 4 पाई ना, तो ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया है, 4 पाई ई नॉट स्क्वायर को नीचे लिख दिया, और 1 पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर और 1 पाई एन स्क्वायर ऐसे लिखा। ठीक है, तो फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर ये वाला आ गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये टॉपिक भी हम पढ़ लेते हैं, इसका बारे में भी MCQs आता है कि एटॉमिक मास फाइंड करें, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करें, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास फाइंड करें। तो हमने क्या करना होता है, सिंपल परसेंटेज अबंडेंस जो दी हुई होती है कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है मास से, प्लस दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज अबंडेंस और उसका मास, अगर तीसरा एलिमेंट दिया हुआ है तो फिर 10 प्लस परसेंटेज अबंडेंस और उसका मास डिवाइडेड बाय एवरेज एटॉमिक मास यानी कि 100 तकरीबन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी हमने वैसे ही कर लिया है कि नेचुरली अक्रिक एलिमेंट जो E24 था यानी कि 24 इसका क्या आ गया, मैस आ गया, तो 24 लिख लिया, परसेंटेज अबंडेंस क्या दी है 78.99 तो मैंने 78.99 लिख दिया, प्लस मैस क्या दिया हुआ है 25 लिख लिया, 10 दिया हुआ है परसेंटेज अबंडेंस 10 लिख लिया, मैस क्या दिया हुआ है 26 तो 26 लिख दिया, 11.05 परसेंटेज अबंडेंस दी हुई है तो ये लिख लिया। इन सब को मल्टीप्लाई करके और प्लस करने के बाद डिवाइड 100 करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ये, तो हमने आंसर पे लिखा देना। ठीक, MCQ जब आएगा हमारे पास तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 24.3 तो हमने 24.3 पे टिक कर दी। ठीक है, आखिरी हमारे पास टॉपिक आ जाता है जो 1932 में डिस्कवर हुए थे न्यूट्रॉन, जो चैडविक ने डिस्कवर किए थे। ठीक है, चैडविक ने डिस्कवर किए थे, वो कैसे उसने डिस्कवर किए थे। ठीक है, उसने क्या किया था, एक पोलोनियम सोर्स लिया था, एक ऐसा सोर्स जिसमें रेडिएशंस एमिट हो सके, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो सकें, ऐसा सोर्स उसने ले लिया था। ठीक है, तो उसने ऐसा सोर्स दिया था जिसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो, तो अल्फा का कैसे लिख लेते हैं हम, He42। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अच्छा, बेरिलियम पे उसने टारगेट करवाया था, यानी कि बेरिलियम पे उसने बम्बार्ड करवाया था, बेरिलियम पे ये फेंके थे अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, बेरिलियम के सामने जब इस पोलोनियम को सोर्स को रखा गया ना तो पोलोनियम ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया और वो जाके बेरिलियम के साथ टकराए और बेरिलियम में से न्यूट्रॉन्स निकले और बेरिलियम एक और एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो न्यूट्रॉन्स डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया कि उनका चार्ज जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, तो हमें इस तरह से ये पता चला था कि इसका चार्ज जो है वो न्यूट्रल है और न्यूट्रॉन्स हमें डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, अच्छा अल्फा पार्टिकल का जो होता है हमारे पास कैसे लिखते हैं हम, He42 लिख लेते हैं, बेरिलियम जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, Be94 लिख लेते हैं। फिर हमने क्या कहा कि न्यूट्रॉन्स उसमें से क्या कर दिया, उसमें से एमिट कर दिया, N10 कर दिया, N10 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बचा, हमारे पास एलिमेंट क्या बचा, C12 अब ये कैसे हम देख लेते हैं कि ये कैसे एलिमेंट आया है। हम देखते हैं 9 और 4 कितना होता है 13, तो इस साइड पे भी 13 पूरा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 तो है लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये नहीं था, हमें नहीं पता था ये कौन सा एलिमेंट है, तो 1 तो है, तो 1 में क्या प्लस करेंगे कि 13 आएगा, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से 2 और 4 6 हो गया, 0 तो है तो इसमें क्या प्लस करेंगे कि 6 आएगा आंसर, तो हमने 6 लिख लिया। 6 हमें पता है किसका एटॉमिक नंबर है, कार्बन का है, तो यहाँ पे हमने कार्बन लिख लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हो गए और एक एलिमेंट बना जिसको कहते हैं कार्बन। जब हमने पोलोनियम सोर्स के ज़रिए बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स को टारगेट करवाया तो उसमें से न्यूट्रॉन्स एमिट हुए। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स के बारे में हमने याद रखनी है बात कि न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं रहते, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर बैलेंस करें ना इक्वेशन को, देखें 1 + 0 + 0 आंसर क्या आया हमारे पास 1 आया, तो ये 1 और 1 साइडों दोनों साइडों बैलेंस है।
ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, -1 और 0, 0 तो ऐसे ही रहा, -1 +1 कैंसिल और आंसर इसका भी 0, इसका भी 0। ठीक है, याद रखना न्यूट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रिनो में। ये हमारे पास आ जाता है। और इसके अलावा हमने याद रखना है कि ये गैसेस को आयनाइज नहीं करते। जैसे जो एनोड रेस थी, जब वो टकराती थी तो वो गैशियस आयंस बना देती थी, तो ये गैसेस को आयनाइज नहीं करते। हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर इन्हीं की है। न्यूट्रॉन जो होते हैं 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर मूव करते हैं तो उनको हम फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर मूव करते हैं तो उनको स्लो न्यूट्रॉन्स। स्लो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देने के लिए। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ये रिएक्शंस वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे और न्यूक्लियर फिजन वगैरह भी करेंगे, तो हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। ओके, एक और जो एमसीक्यूज देखने वाला वो है न्यूक्लियस Na2311 कंटेन्स, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कैसे हम लिखा हुआ होता है कि ये जैसे Na एलिमेंट लिखा हुआ है तो हम Na की जगह फॉर एग्जांपल हम X ले लेते हैं। ऊपर जो लिखे हुए ये क्या है, इसका मैस नंबर है। मैस नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट थे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे, उनका जो सम होगा उसको हम मैस नंबर कहेंगे, जो ऊपर वाली जगह पे हम लिखते हैं। ठीक है, 11 जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसका, ये क्या होते हैं, ये प्रोटॉन नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोटॉन नंबर लिखते हैं, यहाँ पे इस साइड पे अगर हम लिखेंगे तो वो न्यूट्रॉन नंबर होगा, और इन दोनों के सम को निकाल के जो हम लिखते हैं यहाँ पे वो 23, यानी कि वो मैस नंबर होता है। ये एटॉमिक नंबर, ये मैस नंबर, और इस साइड पे न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, तो 23 हमारे पास यह आ गया। 11 हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन्स है, तो 11 हमारे पास इसमें प्रोटॉन्स है, जो कि ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमने या तो इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन हमें पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो 11 ही है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन 11 है, ये 12 न्यूट्रॉन और तो दूसरा ऑप्शन। और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूट्रॉन हम फाइंड करते हैं, तो 23 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो 23 में से 11 माइनस करते हैं तो हमारे पास 12 न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। ये आपको आता होगा, बहुत आसान था तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं किया इसको। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये एमसीक्यूज है कि आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने भी ये लिखे हुए हैं उन सब के, और फिर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें।